तो अब भी नहीं दिख रही स्क्रीन? बच्चों अब स्क्रीन दिख रही है? ओके, चलो ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना है हमें बच्चों? पहले एक्सरसाइज 2 मुझे बताओ कौन सी है। एक्सरसाइज 2 है कोई? बोलो बच्चों। रोटेशनल की थी क्या एक्सरसाइज 2? चलो रोटेशनल बताओ बच्चों, एक्सरसाइज 2। हाँ बच्चों, इसमें है कोई डाउट? बोलो भाई। 37th क्वेश्चन। kinetic energy of a body rotating with constant angular velocity depends upon its मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा ना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा कांस्टेंट है तो आई पे डिपेंडेंट हो गई। आगे बच्चों। 52 क्वेश्चन।
all the particles of a rotating body revolve around circular paths provided that axis of rotation. अच्छा यहाँ पे कैच पॉइंट था all the particles. ठीक है, तो क्या होगा कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी के ही किसी पॉइंट से पास कर रही होगी, लेट्स से इस ब्लू पॉइंट से पास कर रही है, तो वो ब्लू वाला पॉइंट तो सर्कल में नहीं घूम रहा ना, तो फिर इसके हिसाब से सोचो क्या आंसर बन गया। तो बी बन जाएगा बच्चों, सोचो, है ना। आगे कोई डाउट नहीं है क्या बच्चों और? Sir, 48th question and 55th. 55 थिन बार का मतलब रॉड हो गया सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड, और आपको 55 में बच्चों वो गलती तो नहीं है कि इन्होंने टोटल दी हुई है, रोटेशनल पूछा हुआ है। मतलब रोटेशनल है फिर तो हम सिर्फ हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर ही करेंगे ना। बताना बच्चों 55 का आंसर इससे दिया कि टोटल से दिया? ठीक है, रोटेशन सही है, तो हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, तो हाफ ICM ml स्क्वायर बाय 12 हो गया। अब इसको आप कन्वर्ट कर दोगे ओमेगा को, सो यू आर गिवन n रेवोल्यूशंस पर सेकंड, तो ओमेगा क्या हो गया, 2 पाई n हो गया, तो वो 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर बन गया, तो ये 1/6 वाली टर्म बन गई, तो डी आंसर आ जाएगा, राइट। और कौन सा का था 40? फिफ्टी फाइव का बच्चों अगर सी दिया हुआ है तो फिर उन्होंने टोटल लिया हुआ है क्या? सी तो टोटल लेके आएगा। तो ये काट दो, रोटेशनल वर्ड काट दो, ठीक है। आगे बच्चों, तो इसमें अब आई जो ml स्क्वायर बाय 3 डल जाएगा ना टोटल के लिए। हाँ बच्चों आगे, और कोई डाउट नहीं है इसमें? Sir, 48.
48 में बच्चों आपको क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक तो हो गया ओन एक्सिस, वो तो ये वाली एक्सिस होगी। दूसरा है पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये वाली एक्सिस ऐसे। इसके अबाउट बच्चों कैसे लिखोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? कैसे किया बच्चों? नहीं नहीं, इसका सिर्फ ml²/12 थोड़ी है बच्चों, जो मैंने दिखाया। ये रॉड थोड़ी ले सकते हो आप, वो तो पतली रॉड का होता है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू इंटीग्रेट। कैसे? ऐसे आप x पे, ये जो शेप है बच्चों बताओ मुझे, ये क्या शेप होएगी dx थिकनेस की? तुम सब आलस के मारे लिख नहीं रहे हो क्या चार्ट में कुछ भी? लिखना नहीं है तो अनम्यूट करके बोल दो। ये डिस्क बन गई ना बच्चों? तो अब इस डिस्क का मास क्या हुआ? मास पर वॉल्यूम m/πr²L इंटू इस डिस्क का वॉल्यूम। इस डिस्क का वॉल्यूम क्या होगा? आर तो सेम ही रहा, तो πr² dx। तो ये तो वही बन गया, m/L dx ही बन गया। अब इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे आप, ये ब्लैक एक्सिस के अबाउट? तो ये क्या बन जाएगा, m/L dx। हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो पहले तो डिस्क का हम लिखते हैं ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। वो क्या बन गया, m तो हमने ले लिया पहले ही, ये r²/4 बन गया, प्लस x²। और x की लिमिट्स क्या डलेंगी, -L/2 से L/2। तो ये अगर आप सॉल्व करो बच्चों, ये बन जाता है ml²/12 प्लस mr²/4, राइट। तो आपने इसको इक्वेट करना है विद mr²/2।
ठीक है, इससे आंसर आएगा, जो एल और आर की रेशियो निकालनी है। बच्चों समझ आया ये? आगे बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जो 37 क्वेश्चन था उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ ऑप्शन में ना रेडियस ऑफ गायरेशन भी दिया हुआ है, हम्म। तो रेडियस ऑफ गायरेशन से भी तो मतलब नहीं डिपेंडेंसी है उसकी। नहीं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ओनली डिपेंड्स अपॉन। तो अगर रेडियस ऑफ वेरिएशन है तो उसके साथ तो फिर मास भी आएगा ना। ओके सर। हाँ बच्चों, इसमें और कोई डाउट एक्सरसाइज 2 में? डन। वर्क एनर्जी एक्सरसाइज 2 बच्चों। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर रोटेशन के ना नोट्स में एक डाउट था। हम्म। सर आपने क्वेश्चन नहीं दिया था जिसमें रॉड आपने कुछ मतलब वर्टिकली रखी हुई है और उसको हल्का सा हमने जर्क दे दिया जिससे वो फॉल हम्म। करती है। तो हम्म। सर उसमें जो केस था जिसमें फ्रिक्शन लेस थी सरफेस नीचे वाली, हम्म। तो सर उसमें एक्स एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट होगी रॉड की कुछ। हाँ, बट सर हम देखें अगर तो नॉर्मल भी वाई एक्सिस में लग रही है और जो ग्रेविटेशन है वो भी वाई एक्सिस में लग रही है। मतलब सीएम की नहीं होएगी, बाकी पार्ट्स की तो हो सकती है ना। नहीं सर, अगर एक क्योंकि सर रॉड तो रिजिड है ना, अगर एक्स एक्सिस में जा रही है तो सारे ही जाएगी। नहीं नहीं, रोटेशन भी तो हो रही है साथ में। ओ ओके सर। ओके सर। थैंक यू। हाँ बच्चों, इसमें बताओ। वर्क एनर्जी एक्सरसाइज 2। सिक्सटींथ क्वेश्चन। इस केस से बच्चों क्या आ जाएगा? नो वर्क, राइट? नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। आगे बच्चों।
कोई कुछ पूछ क्यों नहीं रहा आज? सर शायद आपको चैट जा नहीं रही आज। नहीं आ तो रही है ये से दीपित देविक अभी आया मैसेज। सक्षम तुमने कुछ लिखा है अभी तक? यस सर। सर एक यस सर आया हुआ है तुम्हारा। को होस्ट पे करनी है सेंड। अच्छा को होस्ट पे करो भाई। अच्छा ओके सर। अच्छा मैंने मोबाइल पे खोला हुआ है, हाँ ठीक है। हाँ बच्चों एवरीवन प्लीज को होस्ट पे भेजना। 85। वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन। तो क्या वो मास पे करती है डिपेंड? यस क्यों? बेसिकली इनमें से तो कोई भी नहीं बन रहा बच्चों, में गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, क्योंकि मास पे डिपेंड करती है, डिस्प्लेसमेंट पे भी करता है वर्क डन डिपेंड, इनिशियल वेलोसिटी पे भी करेगा क्योंकि अगर इनिशियल वेलोसिटी होगी उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, एंड टी उस पे भी करता है एफ डॉट एस। इन्होंने क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है। ए एंड सी, मास एंड इनिशियल वेलोसिटी। ये तब आएगा एक्चुअली अगर हमें ये गिवन हो कि एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है अदरवाइज नहीं आएगा, ये लिखा होना जरूरी है। समझ गया बच्चों? ओके फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इज अ गुड क्वेश्चन, इसमें गलती हो जाती है। बच्चों हमने एनएलएम में बात की थी, जैसे ये जो वाटर वाले केसेस होते हैं, जैसे पंप से जो वाटर जा रहा है उसमें फोर्स क्या होती है? ये ख्याल है फोर्स का फॉर्मूला रो है वी स्क्वायर। बोलो बच्चों। अब पावर क्या होती है? फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो ये क्या बन जाता है? रो ए वी क्यूब। ठीक है, तो अगर आपको रेट ऑफ डिलीवरी को 100% से बढ़ाना है, मतलब डबल करना है, तो मतलब वेलोसिटी डबल हो जाएगी। तो वेलोसिटी अगर डबल होएगी बच्चों तो पावर 8 टाइम्स हो जाएगी।
ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डी आ जाएगा 700%। अंडरस्टूड? टेंथ क्वेश्चन, तो कह रहे हैं कि भाई एक वुडन ब्लॉक को ऐसे इंक्लाइन प्लेन से ऊपर लेके जाना इज इजियर कंपेयर टू सीधा ऐसे लेके जाना। तो इसमें क्या फर्क आ रहा है? भाई एक केस में तो आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो सिर्फ mg साइन थीटा लगानी पड़ेगी, और इस केस में mg लगानी पड़ेगी, राइट? तो इनके हिसाब से कौन सा आंसर बेटर हो गया? सी, कि पार्ट ऑफ द वेट हैज टू बी ओवरकम इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, राइट? और कोई क्वेश्चन बचो इसमें? इलेवेंथ क्वेश्चन है बच्चों, एक गलती कर सकते हो कि जब आप बेसिकली ये जो वाटर है ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, राइट? ऐसे आपको कहा है कि पंप आउट करना है पानी पूरा। बेसिकली ये ग्राउंड लेवल है, ऐसे पानी नीचे है, इसको नीचे से आप सरफेस पे लेके आ रहे हो, ठीक है? तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी दे रहे हो आप। तो ध्यान क्या रखना है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास के हिसाब से, मतलब वो mgh/2 बन जाएगा। ठीक है, आगे। एक्सक्यूज मी सर। ये सर 11th क्वेश्चन में mg हम्म, इंटू 15 करेंगे ना? 15 वाटर, अच्छा इसमें ऐसे दिया हुआ है, हाँ ये ग्राउंड लेवल है और उससे नीचे ऐसे है पानी, मतलब 20 मीटर की डेप्थ पे। नहीं 15 नहीं होगा, और डेप्थ ऑफ वाटर कॉलम इज 10, मतलब ये वाटर है 10, तो इसका जब हम सेंटर ऑफ मास लेंगे तो 25 हो जाएगा ना। ओके सर। फर्स्ट क्वेश्चन देखो दोबारा, फोर्स होती है रो ए वी स्क्वायर, ये एनएलएम में किया था हमने। तो पावर हो गई फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो वो वी क्यूब बन गया। हम वेलोसिटी डबल कर रहे हैं तो फिर पावर 8 टाइम्स हो जाएगी। । 34 वर्क डन डेल्टा की 46
बस जो स्प्रिंग एनर्जी होती है वो वैसे हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, बट आपको आंसर देना है इन टर्म्स ऑफ टी। तो टी क्या है? स्प्रिंग फोर्स, उसको के एक्स से रिप्लेस कर दो। आगे। सेवेंटी एट में आंसर ये पोटेंशियल दिया हुआ है बच्चों। तो तो इसमें क्या हो जाएगा देखो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वो कितना हो गया? 2,3 पे कितनी हो गई? ये पुट कर दो, 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, तो ये -3 लैम्डा आएगा। इन्होंने क्या पॉजिटिव दिया हुआ है? सेवेंटी एट में जो नेगेटिव आएगा, आंसर क्या दिया हुआ है देख लो। 78 बी। ठीक है, नेगेटिव यार। बच्चों अब तो आपने ग्रेविटेशन पढ़ लिया है, तो बताओ 78 क्वेश्चन में क्या गलती है? एकदम दिख रहा है। पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए था, राइट? या तो पोटेंशियल एनर्जी होना चाहिए था, या ये लिखा होना चाहिए था कि जो पार्टिकल है वो यूनिट मास का है। इजंट इट बच्चों? क्योंकि हमने पढ़ लिया ना पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में वो मास का फर्क होता है। पोटेंशियल एनर्जी इज मास इनटू पोटेंशियल। राइट बच्चों? हाँ बच्चों, इसमें और कोई क्वेश्चन? डन एवरीवन? हाँ जी, वर्क एनर्जी 3B।
बोलो बच्चों। ओके, मल्टीपल में सेकंड देखते हैं। दो ग्राफ्स हैं हमारे पास, एफ वर्सेस एक्स एंड यू वर्सेस एक्स, राइट। तो ए ऑप्शन, पार्टिकल हैज स्टेबल इक्विलिब्रियम एट पॉइंट्स 3 एंड बी। तो बी आ गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। और 3 कैसे चेक करना है? मैं लिखा था कि एक तो एफ जीरो हो गया, और डी एफ बाई डी एक्स जो है बच्चों, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, राइट। तो ए ऑप्शन ठीक हो गई। बी ऑप्शन तो सीधा ही गलत हो गई, क्योंकि पॉइंट 2 पे तो फोर्स नॉन जीरो है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ही नहीं, मतलब इक्विलिब्रियम ही नहीं है, न्यूट्रल तो छोड़ो। सी ऑप्शन, पावर की बात हो रही है एट पॉइंट्स 1 एंड 3, तो सीधा ही हो गया क्योंकि वहां फोर्स जीरो है। एंड जो बी पॉइंट है वहां पर भी फोर्स जीरो है, तो वहां पर भी पावर जीरो होगी। अब है डी ऑप्शन। द पार्टिकल हैज लीस्ट काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 1। तो जो पोजीशन 1 है बच्चों, वहां पर क्लियरली जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होएगी, यस। तो इसका ए एंड ए सी डी है। तो एक्चुअली क्या होता है, मतलब जब हमें ऐसा कोई ग्राफ दिया होता है बच्चों, वैसे तो मतलब क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होना चाहिए, बट हम ये मानते हैं कि भाई सिर्फ वही फोर्स लग रही है, राइट। तो अगर वही फोर्स लग रही है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं, तो हमें पता है कि हाँ भाई एनर्जी कंजर्व्ड होएगी। तो उससे पता चल जाता है। फोर्थ क्वेश्चन, देखो बच्चों, ये अच्छा क्वेश्चन है फोर्थ। ये बेसिकली क्लियरली बता रहा है कि मतलब एक इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम होती है, एक वर्क एनर्जी थ्योरम होती है, तो क्या फर्क है। A option says force acting on particle for equal time intervals can produce same change in momentum but different change in kinetic energy. So yes, अब इसमें आप कैसे चेक करोगे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से कि कोई फोर्स है, तो वो F इंटू टी अगर होगा, मतलब T सेम है, तो हमेशा डेल्टा P तो सेम ही आएगा फ्रॉम इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम।
लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सेम होना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए तो डिस्प्लेसमेंट सेम होनी जरूरी थी। अगर फोर्स सेम टाइम के लिए लग रही है तो डिस्प्लेसमेंट सेम तो नहीं होगी ना। इसका अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल भी दूं, जैसे आप मान लो बॉडी पहले रेस्ट पे है, ठीक है, मान लो 1 kg की बॉडी है, उस पर 10 N फोर्स लग रही है, तो 0 से 1 सेकंड पहले 1 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट होएगी वर्सेस जो अगले 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट होएगी वो ज्यादा होएगी, है ना। तो या सीधा ही काइनेटिक एनर्जी से लिख लो। मान लो इनिशियली बॉडी रेस्ट पे थी, अगर, तो ये 1 सेकंड के बाद तो उसकी वेलोसिटी 10 मीटर्स पर सेकंड हो गई, फिर 1 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर्स पर सेकंड हो गई। तो आप देखो पहले 1 सेकंड में चेंज इन मोमेंटम 10 है, अगले 1 सेकंड में भी चेंज इन मोमेंटम 10 है, लेकिन डेल्टा के ही तो अलग अलग है ना, क्योंकि उसमें तो v² आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ए ऑप्शन ठीक हो गई। ऐसे ही बी ऑप्शन, अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है, अब आप सीधा वर्क एनर्जी थ्योरम से कह सकते हो कि वर्क डन इज डेल्टा के ई। तो अगर फोर्स सेम है और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो डेल्टा के ही सेम होगा, तो सेम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा अब, बट मोमेंटम चेंज डिफरेंट होगा। तो इसलिए बी ठीक हो गया। ठीक है, तो इसमें ए और बी बन जाएगा। आगे 15th क्वेश्चन, आपको हाइट सेम दी हुई है, ठीक है, तो इसे लेफ्ट साइड वाला जो पाथ है वो क्या बन गया, h/sin θ1, राइट साइड वाला क्या बन गया, h/sin θ2। तो टाइम के लिए तो आप क्या चेक करोगे कि ये जैसे h/sin θ1 है वो क्या बन गया, हाफ g/sin θ1 इंटू t1²। तो आप देख सकते हो कि जो t1 है वो sin थीटा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इससे आपको पता चल जाएगा। जो स्पीड है, स्पीड के दो तरीके हैं, या तो आप थर्ड इक्वेशन लगाओ या आप सीधा एनर्जी लगा सकते हो, कि आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो अब लेकिन उससे फायदा नहीं होगा क्योंकि मासेस अलग अलग हैं। तो अगर तो काइनेटिक एनर्जी होता तो सीधा हो जाता। तो फिर तरीका क्या है, वही थर्ड इक्वेशन लगा दो, उससे एकदम पता चल जाएगा। एट्थ क्वेश्चन, एट में आपको कहा है कि बॉडी मास 1 kg पॉइंट पी पे ले गए, पॉइंट पी पे उसकी स्पीड है 2 मीटर्स पर सेकंड,
और आपको ये बता दिया कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज -5। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, तो आपसे टोटल एनर्जी की बात हो रही है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स की बात हो रही है, एंड सो ऑन। तो हम कैसे लिखते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। ठीक है, अब डेल्टा के ई और डेल्टा पी को मैं लिख सकता हूँ एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब डेल्टा के ई क्या हो गया? हाफ इंटू मास 1 इंटू 4 - 0, और ये हो गया -5। तो ये हो गया 2 + 5 = 7। तो जो अप्लाइड फोर्स है उसका वर्क डन 7 है। बिल्कुल ठीक है। अब देखो, आपको क्लियरली बता दिया कि पहले बॉडी की एनर्जी 0 थी इन्फिनिटी पे, क्योंकि वहां काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है। ठीक है, तो जो एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी एट पी है वो 7 ही हो गई, क्योंकि पहले 0 थी, 7 जूल वर्क हुआ है, तो अब 7 एनर्जी हो जाएगी इसके पास। तो बी ऑप्शन भी ठीक है। सी ऑप्शन भी ठीक है। क्यों? क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। आप ऐसे लिखोगे ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, तो वो u माइनस, इनिशियली तो 0 ही थी, तो ये -5, तो ये 5 बन गया। तो सी भी ठीक है। एंड डी ऑप्शन तो जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो होती है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू डेल्टा के। तो ये चारों ऑप्शंस ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन, ए पार्ट, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज 0। ये ट्रू है फॉल्स है बच्चों? ये फॉल्स है। इसका एग्जाम्पल क्या है? और ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। जैसे मान लो इस टाइप का केस है जो हम 2 ब्लॉक वाले क्वेश्चंस करते हैं, तो हमें पता है कि कोई ऐसी सिचुएशन हम बना सकते हैं जहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ही लग रही हो, कि दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम हो। तो अगर दोनों ब्लॉक्स की एक्सेलरेशन सेम है, मतलब ऊपर वाले की कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, तो इस केस में ऊपर वाले की स्पीड बढ़ रही है। अब वो स्पीड कौन बढ़ा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन ही बढ़ा रही है। सेवेंथ का सी इसलिए गलत है क्योंकि मस्ट लिखा है ना। वो तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ग्राउंड पे ही एक पार्टिकल है और आप उसको धक्का मार रहे हो, तो भी उसकी स्पीड बढ़ रही है। आगे
सक्षम, अप्लाइड फोर्स कंजर्वेटिव नहीं है, अप्लाइड फोर्स अलग है, कंजर्वेटिव फोर्स अलग है। 8th क्वेश्चन में अप्लाइड फोर्स तो एक्सटर्नल फोर्स है जो हम लगा रहे हैं। आगे बच्चों, ये जो 12th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो वर्क डन बाय द फोर्स। तो अगर जो बी ऑप्शन है, तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ही गिर रहा है रेन ड्रॉप, तो फिर तो उसका कोई वर्क डन नहीं हो रहा ना उसके ऊपर, डेल्टा के ई 0 ही है। कॉम्प्रिहेंशन का बचा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाँ मतलब वो 12th में नेट फोर्स की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल की नहीं कर रहे। चाहे इसको क्लियरली लिख दो। तो ये जो पैसेज 1 है बच्चों, ये परफेक्ट एग्जांपल है, वो क्लियर कर रहा है कि भाई हाँ सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना। ठीक है, तो जैसे इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कहा है, फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली। तो मतलब अगर आप किसी भी पॉइंट पे लोगे फोर्स, तो फोर्स टेंजेंशियल है और डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल है। तो जब आप एफ डी एस कॉस 0 बनाओगे तो एफ तो बाहर आ गया, अंदर सिर्फ इंटीग्रल डी एस बचा, कॉस 0 तो 1 ही हो गया। अब ये कौन से वाली डी एस है, किसकी इंटीग्रेशन है, जो टेंजेंट के अलॉन्ग है, मतलब कर्व्ड पाथ। तो ये क्या बन जाएगा, पाई आर बाय 2। आगे बचाओ। क्वेश्चन 12, तो यहाँ पे बच्चों स्प्रिंग का जो फोर्स कांस्टेंट है वो वेरी कर रहा है, जो कि आपने 11th क्वेश्चन में यूज कर ही लिया। तो अब आपको क्या, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट कम्स टू इंस्टेंटेनियस रेस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो आपको
ये जो अरेंजमेंट है इसके ऊपर आपको वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 आएगा। अब डेल्टा के ई में क्या आ गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही हो गई, इनिशियल माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर हो गई। अब जो डेल्टा पी आएगा उसमें दोनों स्प्रिंग्स का आएगा, तो राइट वाले स्प्रिंग का तो जो भी आपने 11th क्वेश्चन में निकाला है वो आ जाएगा, और लेफ्ट वाले स्प्रिंग का स्टैंडर्ड हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर आ जाएगा। तो दो टर्म्स आएंगी। तो इसमें बच्चों आई थिंक जो पंगा पड़ेगा, ये मतलब कुछ ऐसा बन जाएगा, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर की वो बन जाएगी इक्वेशन। तो वो आपको फिर हिट एंड ट्रायल से करना पड़ेगा, आप उस इक्वेशन को पूरा सॉल्व नहीं कर सकते। ऑप्शंस है ही आपके पास, तो हिट एंड ट्रायल से चेक कर लो क्या बनता है, और वो अप्रोक्सीमेट आएगा आंसर, एग्जैक्ट नहीं आएगा आई थिंक। ठीक है। आगे बच्चों, इंटीजर सेकंड, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड बाय कांस्टेंट पावर। ठीक है। और आपको कहा है कि इट्स प्लेस्ड ऑन रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, फ्रिक्शन कोफिशिएंट दे दिया, मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है। ठीक है। तो सिचुएशन इस तरीके की है बच्चों कि ब्लॉक पे कोई एक फोर्स लग रही है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, हमें सिर्फ उसकी पावर पता है, और हमें पता है कि एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है जो कि सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, तो वो म्यू के एम जी होगी। तो आपको वेलोसिटी को मैक्सिमाइज करना है, तो वी मैक्सिमम मतलब उसका डेरिवेटिव 0, मतलब एक्सेलरेशन 0। एक्सेलरेशन 0 मतलब उस इंस्टेंट पे फोर्स क्या हो गई, म्यू के एम जी। एक बार आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई तो आपको पावर पता है 100 है, तो एफ इंटू वी इज 100, तो उससे आपके पास वी निकल आएगा। ठीक है। और बचाओ, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट का मतलब बच्चों फोर्स ही होता है, ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, तो पोटेंशियल एनर्जी की स्लोप वो तो फोर्स ही बन जाती है ना। 14th क्वेश्चन, इसमें हमें कहा है कि ऐसे
सस्पेंड किया हुआ है, इस पे हम एक फोर्स F लगा रहे हैं और x नॉट जो है वो कहाँ से है, इनिशियल मीन पोजीशन ऑफ रेस्ट से, ठीक है, ध्यान रखना है। तो मतलब जो नेचुरल पोजीशन है हमें पता है कि उससे इनिशियली जो ब्लॉक है वो कितना नीचे खिंचा हुआ होगा बच्चों इक्विलिब्रियम पे, mg/k। यहां से हमने फोर्स लगाई जिसको हम कह रहे हैं कि भाई उसने मैक्सिमम x नॉट खींच दिया, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम है तो फिर मतलब वेलोसिटी 0 हो गई। तो अब क्या करेंगे हम, वर्क एनर्जी थ्योरम, लेफ्ट हैंड साइड वर्क डन बाय फोर्स, वो क्या बन गया, F इंटू एक्स नॉट, डेल्टा के ई वो 0 ही होगा क्योंकि इनिशियली बॉडी रेस्ट पे है, फाइनल पोजीशन पे भी रेस्ट पे होएगी। डेल्टा पी वो हम थोड़ा ध्यान रखेंगे, अब डेल्टा पी में बच्चों एक टर्म तो आएगी पोटेंशियल एनर्जी वाली, वो क्या बन गई, mg माइनस एक्स नॉट, और दूसरी टर्म आएगी स्प्रिंग वाली, तो जो स्प्रिंग वाली टर्म आएगी वो बन जाएगी हाफ के एक्स नॉट प्लस mg/k² माइनस mg/k²। ये कैसे लिखा है मैंने, हाफ के x2² माइनस x1²। तो इससे देखो क्या बन रहा है, एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू, एक टर्म तो माइनस mg(x0) बन गई, और इधर देखो क्या टर्म्स बनेंगी, हाफ के, एक तो x0² बन रही है और दूसरी बन रही है mg/k इंटू x0। तो ये क्या होगा बच्चों, ये mg(x0) वाली टर्म कट जाएगी, तो आपके पास यही बच रहा है एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू हाफ के x0²। तो ये आपके पास x0 की वैल्यू 2f/k आ गई, तो ये सी आंसर बन जाएगा, डी बन गया, और बस दैट्स इट, ये दो आंसर बनेंगे। समझ गए बच्चों? Excuse me, sir. यस। सर इस क्वेश्चन में जैसे जहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंशन हो गया x0, तो वहाँ पे फोर्सेस बैलेंस नहीं होंगी। ना, वहां पे
वो तो मोमेंटरली रेस्ट पे होगा ना वहां पे, तो उसके बाद वो एकदम ऊपर को आ जाएगा। हम मतलब उसको कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा के एफ नीचे तक लेकर आ रहे हैं ना। हम्म, ये बिल्कुल वैसी सिचुएशन ही होगी ना जो हम नॉर्मल स्प्रिंग के लिए करते हैं, mg/k और 2 mg/k। तो वहां पर भी जो 2 mg/k वाला पॉइंट होता है वो तो एक इंस्टेंट वाला ही होता है ना, वहां फोर्स बैलेंस थोड़ी होती। ये बच्चों इंटीजर 6 का क्या आंसर आता है? जो इसमें लिखा है स्टूडेंट फिगर, बट जरूरत नहीं है फिगर की। तो वो उसके बिल्कुल मिड पे आता है, तो इसका आंसर 1.5 आता है, राइट। हाँ बच्चों, और कोई डाउट इसमें? एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर इसमें एक स्टेटमेंट थी मल्टीपल करेक्ट के क्वेश्चन में कि वर्क एनर्जी थ्योरम इज वैलिड इन नॉन इनर्शियल फ्रेम्स आल्सो। वो ट्रू है कि? हाँ, मतलब सिर्फ ये है कि वहां पे आपको, ये ना एक्चुअली थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा क्वेश्चन है, इन द सेंस कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉन इनर्शियल फ्रेम में आप न्यूटन्स लॉज लगा सकते हो? नो सर। बट हम स्यूडो फोर्स लगाकर तो अप्लाई कर यस सकते हैं, है यस ना। सर, वही डाउट आ रहा था कि फोर्स के लिए हम नो कहते हैं हाँ, और तो यहाँ पर भी हम नो ही कहेंगे। मतलब क्या है कि अगर तो स्यूडो फोर्स ले लोगे, उसका वर्क डन ले लोगे, फिर तो ठीक आ जाएगा आंसर। अगर स्यूडो फोर्स नहीं लोगे फिर गलत है। तो मतलब अगर तो हम वही एनएलएम वाला कंसेप्ट ही एक्सटेंड करते हैं कि अगर हम कहते हैं कि भाई स्यूडो फोर्स तो ट्रिक है, वो कोई कोई ऐसे कोई मतलब प्रॉपर कोई वो थोड़ी है, तो यहाँ पे भी ट्रिक लगा के निकाल सकते हो। तो मतलब अगर ये पूछा है कि क्या आप सिर्फ इतना लिखा है कि वर्क एनर्जी थ्योरम नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगा सकते हो, तो हमें नो करना चाहिए, जस्ट लाइक एनएलएम। मैट्रिक्स क्वेश्चन 1 A, वर्क डन बाय लैडर ऑन द बॉय एज ही गोज अप। बच्चा आई थिंक ये केस हमारा डिस्कस भी हुआ था क्लास में, कि इस केस में वर्क डन 0 होता है। व्हाई? बिकॉज
वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जब लैडर फोर्स लगा रही है उस टाइम तो हमारे पैर की कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रही ना। जब आप पैर उठा लोगे तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, मतलब फोर्स ही लगनी जीरो हो गई। हाँ बच्चों, और कोई इसमें? डन। और कोई भी थी बच्चों आज डिस्कशन अपनी? सर्कुलर 3B। सर हाँ जी। सर एक मैंने ये कहना था कि जो हमें शेड्यूल आया टेस्ट का उसके अकॉर्डिंग 13th को हमारा एडवांस टेस्ट है और 14 को मेंस का। हम्म। और सर सिलेबस भी अलग अलग है, तो सर मतलब हम क्या करेंगे सर? सिलेबस सिमिलर सा नहीं है? सर सारे टेस्ट का ही वैसे हो गया ना, आपने जैसे कहा था कि अल्टरनेट चलेगा कि एक मेंस एक एडवांस्ड। अच्छा, अभी क्या हुआ है? दूसरा हो अभी गया हो गया मैथ्स जैसे का? 13th के ऑनवर्ड्स हमारे स्टार्ट हैं, तो उसी वीक हमारे मेंस की मतलब साथ साथ में ही चल रहे अच्छा। हैं। हाँ सर, अच्छा। सैटरडे को सैटरडे को एडवांस, संडे को संडे को मेंस। मेंस। अच्छा, नहीं मैं वो चेंज करा दूंगा, वो शायद सर से गलती हो गई। हाँ। ओके आ, सर। वो मैं वो 1 वीक ना चेंज करवा दूंगा। ओके सर। हाँ बच्चों, सर्कुलर 3B। मल्टीपल वन का डी ऑप्शन। ये देखो बच्चों, ये किस तरीके की ऑप्शन बन गई। इट इज लाइक दिस, कि ऐसे दो स्ट्रिंग्स लगे हुए हैं। तो इसमें देखो, आपको सेपरेशन ए बी जो है वो एल दी हुई है। इसको देखते हैं हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे। मान लेते हैं ऊपर वाला डिस्टेंस एक्स है, नीचे वाला एल माइनस एक्स है। ये ऊपर वाला एंगल थीटा 1 है, नीचे वाला एंगल थीटा 2 है। ठीक है, और ये रेडियस आर हो गया जिसमें घूम रहा है। तो देखो, जो आप जब एक्स और वाई में स्प्लिट करोगे तो आपकी एक इक्वेशन तो ये बनेगी कि
T1 sin theta 1 is equal to T2 sin theta 2 plus mg, और एक आपकी बनेगी T1 cos theta 1 plus T2 cos theta 2 is equal to m omega square r. सर AP एंड BP भी तो L लेंथ के ही हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बन जाएगा। अच्छा, AP BP भी L लेंथ के हैं, करेक्ट, और AB भी L है, ठीक ठीक है, फिर तो आसानी हो गया काम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया बच्चों, तो जो आपका थीटा 1 थीटा 2 एंगल्स वो तो 30 हो गए, ठीक है जी। तो इससे आपकी एक तो सी ऑप्शन बन गई सीधा, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 2mg, और आपकी डी भी बन जाएगी जब आप ये वैल्यूज पुट करोगे, है ना, बी सॉरी। तो अब देखो, अगर आप ये बी और सी को बच्चों सॉल्व करो तो इससे आप T2 की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये जब आप इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखो आपका क्या बन रहा है, 2T2 इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L माइनस 2mg। तो यहाँ से आपका T2 आ गया, तो इसको टॉट रखने का मतलब है इसको ग्रेटर देन 0 रखना है, तो उससे आपके पास ओमेगा के ऊपर कंडीशन आ गई। तो बस यहाँ पे एक गड़बड़ है, इक्वालिटी नहीं आनी चाहिए, बस सिर्फ ग्रेटर देन आना चाहिए, क्योंकि टॉट पे तो टेंशन ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे ना। तो फोर्थ का सी पावर डिलीवर्ड 0 होगी, क्योंकि वेलोसिटी टेंजेंशियल है, टेंशन फोर्स रेडियल है। सर जो सेकंड क्वेश्चन है हम्म, उसमें जो डी पार्ट है उसके लिए हमें मास चाहिए, तो वो 1 दे के आंसर आ रहा है। अच्छा नहीं सर, सॉरी, नहीं, भूल गया, एक्सेलरेशन ही फोर्स निकाल दी। आगे बच्चों। थर्ड क्वेश्चन, follows a curved path, the following quantities may remain constant. तो speed can remain constant, yes, velocity cannot remain constant अगर curved path है,
एक्सेलरेशन में ही डायरेक्शन चेंज होती है, तो डी आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन वो तो हो ही गया। अब सी में आपको कंफ्यूजन हो सकती है बच्चों कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सोचो जो हमने केसेस किए हैं, क्या हमने कोई ऐसा केस पढ़ा है जहाँ पे कर्व्ड पाथ हो और एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो? पैराबोला, प्रोजेक्टाइल, वहां भी तो ऐसा होता है ना कि कर्व्ड पाथ है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इसलिए इसका आंसर ए सी डी आ जाएगा। आगे। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर जैसे जो इसमें थर्ड पार्ट है नेट एक्सेलरेशन कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस में, तो उसमें मतलब एट द इंस्टेंट इट लीव्स द हेमिस्फीयर, अगर हो कि जस्ट बिफोर इट लीव्स तो हम बी स्क्वायर बाय आर लेंगे, और जस्ट आफ्टर इट लीव्स तो हम जी लेंगे डाउनवर्ड। बिल्कुल। तो इसमें हमें आफ्टर वाला लेना है। अब लिख दिया ना, एट द इंस्टेंट इट लीव्स। ओके। और बच्चों आगे। टू का डी, ये बच्चों कईयों ने गलत निकाला होगा, देख लो। किसी भी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 2t² है, तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो तो 4t हो गई, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो अंदर को हो गई v²/r, तो वो क्या हो गई 4t4/r। तो जो टोटल एक्सेलरेशन है वो इधर को होगी ऐसे, तो आपको ये वाले एंगल की बात हो रही है। तो ये जो tan थीटा है, दिस इज 4t/r। तो ये मतलब आप देख सकते हो कि 1/t³ के प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा थीटा छोटा होता जाएगा, मतलब एंगल छोटा हो रहा है। ठीक है, इसमें तो सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज पूछा था, आपको एग्जैक्ट भी पूछा जा सकता था कि भाई किसके प्रोपोर्शनल है या कुछ भी, राइट। आगे बचो। डन।
हो गया बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, देन दैट्स इट। हम फिर बच्चों मंडे को मिलेंगे। मंडे को विल बी स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर, सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। ओके, नेक्स्ट वीक बच्चों आपका मेंस वाला टेस्ट होगा, जो मतलब एज पर शेड्यूल होता है। एडवांस्ड वाले में मतलब एक वीक पोस्टपोन करवाऊंगा, ठीक है। चलो ओके बच्चों, बाय एवरीवन।